दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज पैट के पिटारा सीरीज का फर्स्ट भाग सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैट में 85 प्लस नंबर आए तो वीडियो को अंत तक देखें, और पैट से संबंधित जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उसे आप जब पूरा देखेंगे तभी आप 85 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। दोस्तों, आपको ये बताना है कि राष्ट्रगान जो है वो कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत का संविधान 1946 के डैश के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशनरी योजना, ऑप्शन सी है कैबिनेट मंत्रालय की योजना, ऑप्शन डी है कैबिनेट मंत्री योजना। तो दोस्तों 1946 में क्या आया था? तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, जिसके अंतर्गत गठित संविधान सभा के द्वारा ये भारत का संविधान तैयार किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है यहाँ पर मिजोरम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, त्रिपुरा है। और इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे त्रिपुरा इसका आंसर सही होगा। चलिए चलते हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश कहाँ लिखा हुआ है। बांग्लादेश ये लिखा हुआ है बांग्लादेश। अब त्रिपुरा को देख लीजिए, त्रिपुरा पीले रंग से है, उसी के जस्ट बगल में त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा है, अब इसी में देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो त्रिपुरा है वो पीले रंग से है। तो पीले रंग से है जो वो तीनों तरफ से, ऊपर से, उत्तर से, दक्षिण से और कहाँ से? उत्तर से है, दक्षिण से है और दक्षिण पूर्व से है, जो तीनों तरफ से यहाँ पे धंसा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे केवल एक तरफ से, ये यहाँ पे पिंक कलर में है वो असम है, उससे जुड़ा हुआ है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जो बांग्लादेश में तीन तरफ से घिरा हुआ है, धंसा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन से ऐसा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों एक चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे आधारित हैं। सारे क्वेश्चन सिलेबस को देखते हुए बनाए गए हैं। तो सारे के क्वेश्चन आप सही से प्रैक्टिस कीजिए ताकि पैट में आप 85 प्लस स्कोर कर पाएं। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। घोड़ा, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है शेर। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो है सही आंसर होगा शेर, इसका सही आंसर होगा। शेर के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी आपके घोड़ा, गाय, हाथी, सांड और आप देख सकते हैं कुत्ता, इन सब के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है दोस्तों कौन सा है। शनि, बुध, मंगल, शुक्र, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है इसका बुध। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा भी ये सबसे पहले कर लेता है, सूर्य के सबसे नजदीक भी है। चलते हैं अगले
क्वेश्चन की ओर उसके पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको इस आज के लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर इस नाम को सर्च करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। आप इसे भी लाइक कर लीजिए तो आप जुड़ जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है व्यापार क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे लगा लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है वो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़ा स्रोत कहलाता है। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है तो आप जानते हैं सेवा क्षेत्र में डॉक्टर जो होता है वो सेवा क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ आप जानते हैं अध्यापक जो होते हैं वो भी सेवा क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी है 5 जुलाई, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 3 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। 2 दिसंबर जो होता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं 1 दिसंबर जो होता है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस होता है और 2 दिसंबर क्या होता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो आपको सिलेबस को देखते हुए बनाए गए हैं। अब जिन बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है कि सर सिलेबस क्या है, तो कल इसके लिए हम एक वीडियो डालेंगे। तो आप उसमें क्या करेंगे, इसका सिलेबस का पूरा डिटेल देख लीजिएगा। कल नहीं बल्कि आज ही मैं शाम को इसका वीडियो डाल दूंगा। तो आप इसका सिलेबस देख लीजिए कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर का आता है, माइनस मार्किंग कितना है, मैं डिटेल इसमें बता दूंगा आपको। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे नंबर आपके पैट में आएंगे। आप हर एग्जाम को भरने के लिए पैट के थ्रू जो भी एग्जाम होगा उसमें एलिजिबल रहेंगे। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप टीम से और आप पैट बहुत अच्छे नंबरों से निकालेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में क्या है ये, त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है ये त्रिरत्न जो होता है बौद्ध धर्म का, इनमें से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है संघ, ऑप्शन डी है मध्य मार्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही होगा। मध्य मार्ग जो है वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न में शामिल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बायो से। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग, यूरिन का जो पीला रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, डेंड्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है मृदा का अध्ययन, ऑप्शन बी है झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन सी है जल का अध्ययन, ऑप्शन डी है वायु का अध्ययन। तो डेंड्रोलॉजी पूछ रहा है दोस्तों आपसे, इसमें होता है झाड़ियों का अध्ययन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलने के पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए क्या हो सके, एनर्जी मिलती रहे आपके कमेंट से और लाइक से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता ये कह रहा है किस वेद से चलता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान कह रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यजुर्वेद जो है वो सही है यहाँ पर आंसर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पीलिया संक्रमण का कारण किस में बनता है? तो पीलिया किस में बनता है ये आपको बताना है। क्या संक्रमित हो जाता है तो पीलिया का कारण बन जाता है? देख लीजिए, ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है
यकृत, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है प्लीहा। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर होगा यकृत। लीवर यहाँ पे सही है, लीवर इफेक्टेड हो जाता है। और पीलिया, वहाँ पे पीलिया वर्णक जो होता है आंखों से नाखून में ये झलकने लगता है, पीले रंग के पड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पे पीलिया के वो लक्षण दिखाई देने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं यहाँ पे नोबेल पुरस्कार का वितरण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार का वितरण कह रहा है दोस्तों कि किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है 1903, ऑप्शन डी है 1905। तो नोबेल पुरस्कार सभी जानते होंगे, आप में नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन बी 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। नोबेल पुरस्कार के वितरण यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है। गांधी जी की मृत्यु पर कहा गया था, तो किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। आपको ये बताना है ये किसने कहा था, गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। महात्मा गांधी को किसने गोली मारी थी, तो नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी इन्हें, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। तब जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है ये। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो आपको बताना है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए है औद्योगिक औषधि, ऑप्शन बी है पत्रकारिता, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है कृषि। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है सहकारिता आयोग की स्थापना डैश संबंध की समीक्षा के लिए की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है सरकारिया आयोग कह रहा है सरकारिया आयोग की स्थापना किसकी समीक्षा के लिए की गई थी। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की समीक्षा के लिए, ऑप्शन बी है विधानसभा और कार्यपालिका की समीक्षा के लिए, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य की समीक्षा के लिए, ऑप्शन डी है कार्यपालिका और न्यायपालिका की समीक्षा के लिए। तो दोस्तों ये लास्ट ईयर पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा। केंद्र और राज्य की संबंध में समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यहाँ पे कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कह रहा है कि कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ में। जिन विद्यार्थियों ने हमारे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो प्लीज इस वीडियो को देख लो। सारे के सारे अनुसंधान केंद्र मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको तैयार करा रखे हैं। ट्रिक के माध्यम से कोई आपको केवल एक बार सुनना है, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। तो आपको पूरे के पूरे अनुसंधान केंद्र यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आता भारतीय गन्ना, अभी यहाँ पे आया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो आपने बता दिया लखनऊ में है। अगर आता गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो वो कोयम्बटूर में होता। कहाँ होता, कोयम्बटूर में होता। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हमने वहाँ पे बता रखी है, आप ट्रिक में देख सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ अनुसंधान संस्थान की ट्रिक के माध्यम से मैंने कंप्लीट कराई है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा है लाखों गाना टूर में गाए, ठीक है ना। जब हम टूर में जाते हैं तो लाखों गाना सुनते हैं या गाते हैं, तो ये आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसका पूरा वीडियो सुनिएगा वहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन ए है ज्योति राव फूले, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है ईवी रामस्वामी, ऑप्शन डी है नारायण गुरु। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने इस पुस्तक को कब लिखा था दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1873 में, 1873।
1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका अर्थ होता है गुलामी। क्या अर्थ होता है इसका? गुलामी होता है इसका अर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा सरल सरल आज क्वेश्चन रखा गया है, तो दोस्तों ये पैट के एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए बनाई गई वीडियो है, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम आप जानते हैं कौन बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, तो इंटर पास बच्चे भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर उन्हें देखिए पीसीएस वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये ना के बराबर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी लगाते हुए वो बढ़ जाते हैं और अच्छा स्कोर कर लाते हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बच्चा, पढ़ने वाला हर बच्चा 85 प्लस स्कोर करके वहाँ पर आए, जिसके लिए 0 से शिखर तक हम लोग लेके जाएंगे। पहले हम लोग सरल सरल क्वेश्चन उन टॉपिकों से लेंगे, फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेंगे, तब जाके टफ क्वेश्चनों पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ये बताइए आज 30 में से आपके 30 क्वेश्चन सही हुए हैं कि 30 में से 28 हुए हैं कि केवल आपको 5 क्वेश्चन आए हैं। कोई शर्माने की बात नहीं है, केवल आपको बताना है कमेंट करके कि कितने नंबर आपके सही आए हैं उसमें। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है श्री रंगम द्वीप, ऑप्शन बी है माजुली द्वीप, ऑप्शन सी है भवानी द्वीप, ऑप्शन डी है अगत्ती द्वीप। तो यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर है माजुली द्वीप, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। भारत में ये माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी पर है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। 2 चीज़ आपको ये और याद करनी है, किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान और सबसे लंबा लिखित संविधान किस राज्य का है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलते हैं इसका पूरा डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि संविधान में वहाँ पे एक सिलेबस में पॉइंट है, आप वहाँ पे देखेंगे। कल मैं बताऊंगा आपको, सॉरी आज ही मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस में वहाँ पे लिखा है संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनमें से ये क्वेश्चन है। देख लीजिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, भारत के संविधान के मूल रूप से 395, जब भारत का संविधान बना उस समय भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं। आपको 470 याद नहीं करना है, इससे ज़्यादा भी अनुच्छेद बढ़ते जा रहे हैं। अगला है, तीसरा है भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। अगला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान को किसने अपने हाथ से लिखा था? तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से इसे लिखा हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू कब किया गया ये? तो 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ, उसी दिन ये लागू माना जाता है 26 जनवरी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें इसमें याद रखनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपको ये बताना है महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है विपिन, ऑप्शन बी है योशुद्ध, ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है प्रभाष। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महावीर जी का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। कौन था? जमाली था। ऑप्शन सी पे आप जाइए, यहाँ पे ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान
जिसे क्या कहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। तो इस वर्ष कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2023 में। इससे किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है नीलमणि फुकन, ऑप्शन बी है दामोदर मौजे, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है कृष्णा सोबती। तो दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप ऐसा है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? दोस्तों आपको बताना है वैदिक काल के लोगों को इन 4 में से कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे जौ, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है तम्बाकू। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यहाँ इसका आंसर क्या सही होगा। नहीं जानते तो मैं आपको आंसर बताई दे रहा हूँ। ऑप्शन डी पे जाइए, तम्बाकू की उन्हें जानकारी नहीं थी। तम्बाकू सबसे पहले कौन भारत लाया था? तो दोस्तों पुर्तगाली तम्बाकू भारत लाए थे। पुर्तगालियों की देन है तम्बाकू। पुर्तगाली तम्बाकू लाए थे, अनानास लाए थे, काजू लाए थे। ये सब चीज़ें कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए हुए थे। और भारत से मसाले लेके गए, भारत के साथ मसालों का इन्होंने व्यापार किया है। अब ये देके क्या गए? तम्बाकू देके गए। तो भारत के लोग इसी में व्यस्त हैं। अगर आपसे कहा जाए कि तम्बाकू शोध संस्थान या तम्बाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भारत में, तो क्या लगाएंगे इसमें? राजमुंदरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राजमुंदरी लगाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? राजमुंदरी। तो जैसे तम्बाकू में क्या आ रहा है? राजमुंदरी। तो जितने भी राजाशाही लोग हैं वो तम्बाकू खाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई तम्बाकू खाता है दोस्त, तो आप भी राजा बेटा हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में कह रहे हैं कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों यहाँ पर बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में? 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल से संबंधित सारी जानकारी मैंने वीडियो में एक बना रखी है। पैट के लिए वो वीडियो मैंने बनाई थी, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से मैंने वहाँ पे सिखाया था कि कैसे आप याद रखेंगे कि बास्केट को पास में रख दो। बास्केट मतलब डलिया जो है वो सिर्फ पास, पास से मतलब 5, पास का मतलब क्या है? 5। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ट्रिक नहीं देखी है वो ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे खेल तैयार कर लें वहाँ पे, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कह रहा है ये आपको किस नदी पर बनाया है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है रेहंद नदी, ऑप्शन सी है हुगली नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध दोस्तों रेहंद नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन बहुत सरल है। थोड़ा सा घुमाया भी गया है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर सीधा सीधा दिया होता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति, तो आप क्या लगाते? राष्ट्रपति लगाते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है दोस्तों। उसने कहा है मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधार पर, ऑप्शन बी है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के आधार पर, ऑप्शन सी है भारत के संविधान में एक संशोधन के आधार पर, ऑप्शन डी है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधार पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 359, 359
आर्टिकल है यहाँ पे 359 359 359 के तहत मौलिक अधिकारों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी है जॉर्ज यूले। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे WC बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। सॉरी 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपकी मुद्रा भी इसमें पूछा जाना है, राजधानियां भी इसमें आनी है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है दीनार, ऑप्शन बी है टका, ऑप्शन सी है दिरहम, ऑप्शन डी है रिंगित। तो यहाँ पे सही आंसर है बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वो बांग्लादेश की जो मुद्रा है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, टका होती है और बांग्लादेश की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता, तो जैव विविधता अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें बायोडाइवर्सिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता क्या होती है? तो अगर एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का होना, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का होना किसे जन्म देता है? तो बायोडाइवर्सिटी को जन्म देता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता होती है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी है शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन सी है शंकुधारी वनों में, ऑप्शन डी है उत्तर ध्रुवी वनों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर है? तो विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे, मतलब विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री है उसके इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का क्षेत्र होता है। दोस्तों आज के जितने भी प्रश्न थे वो आपके पैट के सिलेबस पे आधारित बनाए गए थे, उसी के सिलेबस को देखते हुए सारे क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, इसे भूलें ना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आप किस चैनल से तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। देखिए आपका फ़ायदा होगा, क्यों? देखिए ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, समझ रहे हैं ना? ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये चोरी नहीं किया कीजिए कि आप बताएं नहीं आप सिलेक्शन पा जाएं, वो बेचारा, ऐसा नहीं होता है। अगर उसके भाग्य में लिखा है तो वो यहाँ से नहीं पढ़ेगा, कहीं और से पढ़ के सिलेक्शन पा जाएगा। तो आप चीज़ जो अच्छी हैं उन्हें बताएं, शेयर जरूर करें, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, ठीक है ना? उससे क्या होता है आपका फ़ायदा हो, साथ ही साथ आपके दोस्त का फ़ायदा हो, ठीक है ना? तो आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।